हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप बच्चों का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो एग्जाम टाइम में मैं लेकर के आया हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर, जिसका आप बखूबी रिवाइज करके अपने सोशल के क्लास को, सोशल के सब्जेक्ट को आप मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ ज्योग्राफी का एक चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो इस चैप्टर से आपका कोई भी नंबर जाने वाला नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, आखिर मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? आपने सुना होगा कि हर एक सामान को, हर एक गुड्स को जो हम यूज करते हैं, जैसे ये शर्ट को भी मैन्युफैक्चर्ड किया होगा, बनाया होगा। जिस माइक से मैं आप तक बोल पा रहा हूँ, अब तक आवाज़ पहुँचा पा रहा हूँ, इस माइक को भी मैन्युफैक्चर्ड किया गया होगा। तो आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज by processing raw materials to more valuable products is called manufacturing। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान डिफिनीशन है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी सामानों का प्रोडक्शन होना, सामानों का उत्पादन करना, इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़े पैमाने पर, बाई प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल का यूज करके बड़े पैमाने पर सामान को बनाना ही क्या कहलाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाई प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि दोस्तों ये मेरा जो शर्ट होगा, आप देखिए कॉटन का शर्ट है, तो ये कॉटन से बना होगा। आप सब जानते हैं कॉटन का कीमत उतना नहीं होता, लेकिन इसी कॉटन का, ये कॉटन एक रॉ मटेरियल था। इसी रॉ मटेरियल को जब फैक्ट्रीज़ में ले जाया गया, फैक्ट्रीज़ में कपड़े को अच्छे से बनाया गया और इस कॉटन को किसका रूप दे दिया गया? कपड़े का रूप दे दिया गया। अब ये कपड़ा क्या हो जाता है? काफ़ी कॉस्टली और काफ़ी यूजफुल हो जाता है हमारे लिए। शायद हम कॉटन का यूज उतना बेहतर नहीं कर पाते, लेकिन ये इंडस्ट्री ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने क्या किया, कॉटन के बहुत सारे इस्तेमाल का, बहुत सारे तरीके से यूज करते हुए कॉटन को कीमती बनाया, कॉटन को बदल दिया कॉटन क्लॉथ्स में, कॉटन के कपड़े में, कॉटन के धागे में, और उन धागों से बना दिया गया कॉटन का कपड़ा, जिससे हम शर्ट, पैंट और तमाम अच्छी चीज़ों को बनाने लगे, तमाम अच्छे से अपने आप को हम डेकोरेट करने लगे। दोस्तों यही होता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये रहा हमारा मैन्युफैक्चरिंग। आइए देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो किस में आती है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी में किस में आती है? आप टर्म 1 में पढ़े हो, आप 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो आखिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस में आती है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। किस में आती है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये प्राइमरी रिसोर्सेज का यूज करके बनाई जाती है। प्राइमरी रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर होते हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है सेकेंडरी सेक्टर यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जैसे कि प्राइमरी मटेरियल हमारा क्या होता है? कॉटन, फाइबर, ये सब ये हमारे होते हैं प्राइमरी मटेरियल। अब जब हम इन रॉ मटेरियल्स को हम भेजते हैं इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में क्या होता है? फिनिशिंग गुड्स, सामान बन जाते हैं। टेक्सटाइल कंपनी में अच्छे अच्छे सामान, अच्छे अच्छे कपड़े बनाए जाते हैं। किनसे? इन्हीं कॉटन से, इन्हीं फाइबर से। यही होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारा शामिल होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी सेकेंडरी सेक्टर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जाना कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कितना ज़रूरी है, आपने ये भी जाना। आपने ये भी जाना कि मैन्युफैक्चरिंग से हम किस तरीके से रॉ मटेरियल से खूबसूरत और महंगे और कीमती, साथ ही साथ वैल्यूएबल सामान हम बना पाते हैं। दोस्तों अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आखिर मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस यानी महत्व क्या है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारे देश या किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे बॉडी में बैकबोन होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक उसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो किसी भी देश के लिए, बेसिकली हमारे देश के लिए तो बिल्कुल बैकबोन है। क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड करने के बाद हम चीज़ों को, सस्ती चीज़ों को, सस्ते सामानों को बड़े और महंगे सामानों में बदल सकते हैं। साथ ही साथ
हम ढेर सारा जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, देश के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं। दोस्तों जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए बैकबोन होता है। वो बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी साबित होता है। जिस तरह से बिना बैकबोन के हम नहीं खड़े हो पाते, उसी तरीके से हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश का डेवलपमेंट भी खड़ा नहीं हो पाएगा अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर रहेगा तो। दोस्तों ध्यान से देखिएगा किन किन बातों पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो डिपेंड करती है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं भाई, एग्रीकल्चर में। यानी एग्रीकल्चर एक तरह से हमारे देश की क्या है, बैकबोन है। और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, आधुनिक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे एग्रीकल्चर में यूज होने वाला ट्रैक्टर, सीड्रिल, प्लाऊ, कल्टीवेटर, थ्रेशर, जितने भी सामान आपने देखा होगा सब कैसे बनाए गए होंगे, सब मैन्युफैक्चरिंग करके बनाए गए होंगे। यानी पहले की खेती हमारे यहाँ कैसे होती थी आप जानते हैं, बैलों द्वारा खेती होती थी। बैलों द्वारा खेत के जोतने के बाद, बोने के बाद जो उपज होता था वो हमारे देश का उपज होता था। लेकिन जैसे ही मॉडर्नाइज हुआ, जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा हुआ, मॉडर्नाइज हुआ, हमने क्या कर दिया, खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी ट्रैक्टर से करना। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सारे जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो हमने बनाने शुरू कर दिए और उससे हमारी खेती क्या हो गई, मॉडर्नाइज हो गई। और हमारे देश का ढेर सारा जॉब्स तो बढ़ा ही, साथ साथ देश की जीडीपी भी अच्छी खासी बढ़ी। साथ ही साथ खेतों में जो अनाज उत्पादन होता था वो कई गुना पहले से बेहतर होने लगा और साथ ही साथ कम समय और कम मेहनत में भी होने लगा। दोस्तों सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, मैन्युफैक्चरिंग आल्सो क्रिएट्स द जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। आप सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के कारण जो है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में ढेर सारे जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा मिला है। जैसे कि रॉ मटेरियल से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े को बनाना, रॉ मटेरियल यानी कॉटन, कॉटन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने में ढेर सारे वर्कर्स लगे होंगे, ढेर सारे वर्कर्स को जॉब मिला होगा। ढेर सारे वर्कर के जॉब करने से देश की जीडीपी, देश की इकोनॉमी हालात भी सुधरी होगी। वही साथ साथ जब ये कॉटन को कॉटन टेक्सटाइल में ले जाया गया, कॉटन से कॉटन के कपड़े को बनाया गया, अब इस कॉटन को बेचने के लिए इसको मार्केट में ले जाना पड़ेगा। तो मार्केट में ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी टर्सरी सेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अब टर्सरी सेक्टर में ट्रक चलाने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले जो ड्राइवर होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, इन सबको भी क्या मिला, ढेर सारा जॉब मिला। अब ये रोड पे चलेंगे तो रोड बनेगा, रोड बनाने वाले मजदूर, वर्कर्स, इंजीनियर को भी जॉब मिलेगा। साथ ही साथ आप जानते हैं टोल टैक्स वगैरह होता है, टोल प्लाजा होता है, वहाँ पे भी ढेर सारे लोगों को जॉब मिलता है। दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, साथ ही साथ टर्सरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी को बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ इन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारा इंडस्ट्री डेवलप होगा, विकसित होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो रिमूव होगा, दूर होगा और कम होगा। एंड पॉवर्टी एंड इट क्रिएट्स जॉब एंड मोर इनकम। ये अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ गरीबी को भी दूर करता है, साथ ही साथ हमारे देश में ढेर सारे जॉब और ढेर सारे इनकम को बढ़ावा देता है। जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सपोज दैट जैसे आप जानते हैं कि ओप्पो, वीवो, तमाम कंपनी जो है अपना सेटअप भारत में लगा दी हैं। अब वो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर भारत में चीज़ों को बनानी शुरू कर दी हैं। तो निश्चित ही जब उन्होंने भारत में अपना यूनिट लगाया, यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो यहाँ ढेर सारे लोगों को क्या मिला, जॉब मिला। जॉब मिलने से क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ने से क्या होगा, उनका ग्रोथ होगा। और अगर हर एक व्यक्ति का ग्रोथ होगा तो देश का ग्रोथ होगा, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। अब हमने जो सामान अपने देश में बनाया वो सामान हम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक बेचते हैं। अब अगर हमने सामान को विदेश तक बेचा तो हमने क्या किया, अपने व्यापार को, ट्रेड को एक्सपेंड किया, फैलाया, कॉमर्स को बढ़ाया, वित्तीय हालात को बढ़ाया। साथ ही साथ हमने
अपने सामानों के बदले में विदेशी पैसा लिया, और देश में विदेशी पैसा आने का मतलब कि देश की जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना, देश की इकोनॉमी हालात में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना। तो दोस्तों ये रहा हमारा सारा इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग ना होता तो शायद हम इन चीज़ों से दूर होते, हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती, हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा होती, हमारे यहाँ विदेशी पैसे नहीं आते और हम लोग पिछड़े के पिछड़े रह जाते। लेकिन जिस तरह से हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाया है, हमने क्या किया, काबिल तारीफ़ अपने देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया है, साथ ही साथ पॉवर्टी को दूर किया है, साथ ही साथ हर व्यक्ति को डेवलप किया है, और हर व्यक्ति का डेवलप यानी देश का डेवलपमेंट होना। आइए दोस्तों बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक की तरफ जो इस चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद आकर्षक और बेहद जरूरी। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। आखिर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों क्या होते हैं? तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन ईच अदर, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इंडस्ट्री में कोई भी काम, कोई भी सामान, कोई भी गुड्स क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, और गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड होने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और ये रॉ मटेरियल मिलता कहाँ है? मैक्सिमम रॉ मटेरियल हमारा मिलता है एग्रीकल्चर से। मैक्सिमम रॉ मटेरियल कहाँ मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। यानी सीधा सीधा देखा जाए तो जो इंडस्ट्री होती है वो डिपेंड किस पे होती है? एग्रीकल्चर होती है। और एग्रीकल्चर भी किस पे डिपेंड होता है? इंडस्ट्री पे। यानी किसान खेती क्यों करता है? ताकि वो सामानों को बेचे, सामानों को बड़े बड़े व्यापारी को बेचे। और व्यापारी सामान खरीदता क्यों है? क्योंकि उस सामानों का यूज करके एज अ रॉ मटेरियल वो उसका यूज करके महंगे और अच्छे सामान बना करके मार्केट में बेच सके। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हुए या नहीं हुए? यानी एग्रीकल्चर, अगर किसान खेती करता है तो अपने सामानों को बेचने के लिए किसको? व्यापारियों को। और व्यापारी क्या करता है? उन सामानों को ले जाता है इंडस्ट्री में और उससे महंगे और अच्छे सामान बेच करके ढेर सारा प्रॉफिट कमाता है, और किसानों को उनका जो कीमत है वो उनको दे देता है। यानी किसानों की कमाई किस पे डिपेंड करती है? इंडस्ट्री पे। और इंडस्ट्री कब चलेगी? जब उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा, और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों दोनों एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो होती है वो होते हैं डिपेंड अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। देखा जाए ऑन वन हैंड मेनी इंडस्ट्री लाइक शुगर, टेक्सटाइल एटसेट्रा। आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारी इंडस्ट्री है, जैसे कि शुगर हो गया, गन्ने मिल हो गए, शुगर मिल हो गए। तो शुगर मिल किस पे डिपेंड करते हैं? खेती में होने वाले शुगर यानी गन्ने पर। अगर खेती में किसान शुगर केन नहीं बोएगा तो क्या शुगर मिल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और अगर इंडस्ट्री ना होती, शुगर मिल्स ना होती, तो क्या किसानों को शुगर का पैसा मिल पाता, शुगर केन का पैसा मिल पाता? नहीं मिल पाता। यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हुए दिखाई पड़ते हैं। वही बात करें सेकेंड, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में आप जानते होंगे जैसे कि कॉटन, कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल मिल। कॉटन जो है टेक्सटाइल मिलों में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है। कॉटन का यूज करके अच्छे अच्छे कपड़े, कर्टेंस वगैरह तमाम खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं दोस्तों। तो यही होता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन ईच अदर। दोनों हमारे देश के जीडीपी के लिए, दोनों हमारे देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, और दोनों एक दूसरे पे काफ़ी हद तक डिपेंड है, क्योंकि बिना इनके एक दूसरे का काम नहीं होने वाला है। दोस्तों ये रहा हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़। फिलहाल दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा 2 महीने के अंदर आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट दिया, निश्चित ही वो काबिल तारीफ़ रहा। हमारा चैनल 1.01 के सब्सक्राइबर्स के साथ बड़े ही अच्छे से लाजवाब तरीके से आपके बीच चल रहा है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने चाहने वालों को भेजें। चूँकि नए चैनल हैं, निश्चित ही हम सपोर्ट काफ़ी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बनता है। अगर आप हमारे लिए सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाते रहेंगे, एक से बढ़ के क्लासेस लाते रहेंगे। आपको इंग्लिश में जैसा कि देखेंगे, अगर आप शॉर्ट्स वीडियो में जाएंगे तो मैंने वहाँ आपको रूट्स पढ़ाने शुरू कर दिए हैं। एक एक रूट वर्ड में पढ़ाऊँगा, जिससे कि आपको ढेर सारी वर्ड मीनिंग याद हो जाएगी। और अगर आपके पास वर्ड पावर होगा तो आप एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब मैं चलता हूँ चैप्टर के अगले पार्ट्स की तरफ, जो कि जानना पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कि आपने जाना कि किस तरह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, आपने ये जाना, अच्छे से समझा। अब हम जानेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी किस तरह से इंडस्ट्री जो है हमारे नेशनल इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। यानी किस तरह से जो हमारा औद्योगिकरण है, हमारा जो है
इंडस्ट्रियल है वो किस तरीके से हमारे नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाता है या किस तरह से इफेक्ट डालता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों के दौरान द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टेड एट 70% ऑफ जीडीपी। यानी पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो हमारे जीडीपी का 17% होता था। यानी हमारे देश की जीडीपी जितनी भी होती थी उसका 17% हिस्सा कहाँ से मिलता था, वो मिलता था हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। कब? पिछले 20 सालों में। अब इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिएगा, ध्यान से समझते हैं। दिस इज़ मच लोअर दैन सम ईस्ट एशियन कंट्रीज़। यानी अगर हम देखा जाए कुछ एशियन कंट्रीज से हमारा जो देश का जीडीपी है जिसमें इंडस्ट्री का रोल जो है काफ़ी कम है। हमारे देश की जीडीपी जो है उसका 17% डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है हमारा इंडस्ट्री पे। लेकिन अगर बात करें कुछ एशियन कंट्रीज़ के तो उनसे काफ़ी कम हमारा क्या होता है, जीडीपी होता है। अगर हम बात करें उन देशों की तो उनसे हमारा क्या होता है, मच लोअर, काफ़ी ज़्यादा कम होता है। पॉइंट नंबर 3, द डिजायर्ड ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 12% इन द नेक्स्ट डिकेड। यानी कि अगले डिकेड में, अगले 10 सालों में जो हमारा डिजायर्ड है, जो हमारा टारगेट है वो कितना है, जीडीपी में 12% का इजाफा करना, जीडीपी के 12% में इजाफा करना, विच हैज़ बीन 7% इन द लास्ट डिकेड। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो पिछले 10 सालों में वो कितना था, वो था 7%। लेकिन अगले 10 सालों में हमने टारगेट बनाया है कि इसको 7 से बढ़ा के 12 तक पहुंचाना है। दोस्तों निश्चित ही पैंडेमिक आया, कोरोना आया, कोविड आया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा देश साथ ही साथ विश्व परेशान रहा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा। तो निश्चित ही शायद हम इस रेट पर ना पहुंच पाए, लेकिन फिर भी जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमारे जीडीपी को काफ़ी तेज़ी से प्रभावित कर रही है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। हमारे देश की जीडीपी में इंडस्ट्री का रोल जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और वो देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी भी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश के जीडीपी में इंडस्ट्री का रोल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक संस्था बना दी है, डेट नेम वाज एनएमसीसी। एनएमसीसी, इसका पूरा नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ सकता है। आखिर ये एनएमसीसी क्या होता है, तो एन फॉर नेशनल, एम फॉर होता है मैन्युफैक्चरिंग, सी फॉर होता है आपका कॉम्पिटिटिवनेस एंड अगेन सी फॉर काउंसिल, यानी कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ये है इसका पूरा नाम। ये बनाया क्यों गया था, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आखिर बनाया क्यों था, इंडियन गवर्नमेंट इसको सेटअप क्यों किया था। इट्स ऑब्जेक्टिव टू डेवलप द सेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसका मोटो था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के परसेंटेज को बढ़ाना। क्योंकि अगर देश की इंडस्ट्री बढ़ेगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो बढ़ेगा, देश में पॉवर्टी जो होगी वो कम होगी, देश में पैसा होगा, देश में खुशियाँ होंगी और देश का बेहद लाजवाब तरीके से डेवलपमेंट होता रहेगा। यानी जो हमने टारगेट बनाया था, अगर उस टारगेट को अचीव करना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने इंडस्ट्री को डेवलप करना है, इंडस्ट्री के रोल को बढ़ाना है। दोस्तों आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने देश के इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनाई है जिसका नाम क्या है, एनएमसीसी, यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल मैं इतना पढ़ाने वाला हूं, इस वीडियोस को पूरे ध्यान से पढ़िएगा। आप एक छोटा सा नोट्स बनाते हुए चलिएगा जिससे कि आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपका सबसे पहला पेपर जो है वो इंग्लिश का है, तो कल से मैं अपने इस चैनल पे आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर कराने वाला हूं। कल आप जरूर उस क्लास को करिएगा, इंग्लिश के प्रैक्टिस पेपर को पढ़िएगा। इंग्लिश में सेक्शन ए बी सी 3 हिस्सों में जो पेपर बटा है, हर एक सेक्शन को मैं डीपली पढ़ाने वाला हूं। कल मैं सेक्शन ए, बी और सी तीनों सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस लूंगा और उन क्वेश्चंस का सटीक और एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो, अपने एग्जामिनेशन में अपने नंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। आप सबका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही गुड नाइट फ्रेंड्स। आप रात में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ निश्चित ही आपके लिए, चूँकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो आप
अच्छे से और मन से और तगड़े अंदाज में पढ़ाई करिएगा। कहीं भी अपने कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा तो इस लास्ट टाइम में कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है। दोस्तों फिलहाल आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।